हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है वर्टिकल कर्व। सड़कों में, रेलवे मार्ग में उतार चढ़ाव आते हैं। कहीं पर ऊंचाई होती है, कहीं पर घाटी होती है। सड़कें ऊर्ध्वाधर तल में जब ऊपर और नीचे को झुकती हैं तो ऐसे कर्व वर्टिकल कर्व कहलाते हैं। तो कुछ तो कर्व होते हैं जो क्षैतिज तल में मुड़ते हैं और ये कर्व हमेशा वर्टिकल टर्म में यानी ऊपर को उठते हैं और फिर झुक करके नीचे को चले जाते हैं। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर दिशा में इन मार्गों का झुकाव ही वर्टिकल कर्व कहलाता है। दो ढाल के बीच में जो शार्पनेस है उसको कम करने के लिए ये कर्व दिए जाते हैं। इन कर्व्स की कुछ विशेषताएं देखें। वर्टिकल कर्व में मेनली सर्कुलर कर्व दिया जाता है और पैराबोलिक कर्व दिया जाता है। ये दोनों कर्व ही प्रोवाइड किए जाते हैं, परंतु जो पैराबोलिक कर्व होता है, जैसे ये कर्व है पैराबोलिक, तो ये पैराबोलिक कर्व है, इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये टॉप पर जो है काफ़ी फ्लैट होता है। इसकी जो है फ्लैटनेस इसमें ज़्यादा होती है, जिससे कि हमको साइड डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाती है और साइड डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाने से हमको जो है कोई दुर्घटना का खतरा भी घट जाता है। तो ये पैराबोलिक कर्व जो है हमेशा फ्लैटर एट द टॉप, यानी टॉप पर जो है ये फ्लैट होते हैं, सपाट होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, मतलब ढाल के परिवर्तन की जो दर होती है ये यूनिफॉर्म होती है पैराबोलिक कर्व में। सबसे अच्छा बात यही है कि इसकी वजह से सफ़र करते समय किसी भी प्रकार का जर्क या असुविधा नहीं महसूस होती। स्मूथली जो है हमारी यात्रा संपन्न होती है इस कर्व के ऊपर। और तीसरा पॉइंट है, इस वक्र की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सिंपल्स हैं, इसमें कोई जटिल गणनाएं सम्मिलित नहीं हैं। तो इस तरह से पैराबोला कर्व हमारा सर्कुलर कर्व के तुलना में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ज़्यादातर केस में जो है वर्टिकल कर्व हमारे पैराबोलिक शेप में ही दिए जाते हैं। इसके बाद इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल कर्व। अब हम वर्टिकल कर्व की जो समीकरण है वो इस तरह से, ये एक हमारा वर्टिकल कर्व दर्शाया हुआ है। ये वाई अक्ष को यहाँ पर काट रहा है ऑरिजिन से सी ऊंचाई पर। इसकी जो इक्वेशन होती है, जो नीचे को झुका हुआ पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है इन जनरल, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम ये देखें कि x इक्वल टू 0 पर, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हुआ, और यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा y कोऑर्डिनेट जो है ये c के बराबर होगा। इसी समीकरण से क्लियर है, जब x का वैल्यू हम यहाँ 0 रख देंगे तो ये पद 0 हो गया, ये 0 हो गया, y की वैल्यू c के बराबर आ गई। तो y जो है c है यहाँ पर। तो यानी ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से c ऊंचाई पर, और ये पैराबोला इस तरह से बना हुआ है। इसके बाद इसी समीकरण का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर दें तो y की जगह पर dy ओवर dx हो जाएगा, और 2x स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है यहाँ 2x आ जाएगा तो 2ax हो गया, और प्लस ये b, यानी यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2ax प्लस b dy ओवर dx बराबर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी पैराबोला की या वर्टिकल कर्व की, ये एक समीकरण थी। ये डिफरेंशिएट करने से हमको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई है। अब इस समीकरण में हम ये देखें कि एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर, यानी x बराबर 0 पर ये पद 0 हो जाएगा। dy ओवर dx, ढाल कितना होगा, तो dy यानी इस बिंदु पर जो ढाल होता है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वही इस बिंदु पर ढाल कहलाएगा। तो ये ढाल जो है G1% से व्यक्त किया जाता है। तो G1 प्रतिशत, यानी 100 में G1 मीटर की ऊंचाई का ढाल जो है यह है, इसको G1 से लिखा गया है। तो dy ओवर dx को हम ढाल G1 लिख सकते हैं। इसलिए इसी समीकरण जब रखेंगे तो इसकी जगह हम G1 रख लेंगे, तो b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, G1 के बराबर प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 का फिर से डिफरेंशियल कर देते हैं।
इसको दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy ओवर dx का डिफरेंशियल हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड होता है, यानी ये ग्रेड है, ग्रेडियंट है, और इसका परिवर्तन की दर ये हो जाएगी d2y ओवर dx स्क्वायर। और इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या प्राप्त होगा, जरा देखिए, b का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और 2a x का 1 हो जाएगा, तो ये 2a बचेगा केवल। इसका मतलब जो डबल डिफरेंशियल है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी ये 2a के बराबर हो गया, और 2a एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसी बात से सिद्ध होता है कि इस पूरे वक्र में कहीं भी आप सफर कर रहे हो वक्र के दौरान, उस समय आपको जो ढाल परिवर्तन की दर है ये समान रहती है। इसी की वजह से स्मूथ जर्नी हमको इस वक्र के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो इसमें ये ढाल दर्शाए गए हैं कि जैसे इस स्टार्टिंग पॉइंट पर ये प्लस G1 का ढाल है, और ये फिनिशिंग पॉइंट पर हमारा माइनस G2 का ढाल है, माइनस G2% का। इसका मतलब समझ लें, प्लस G1 स्टैंड फॉर G1 मीटर राइज इन 100 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी 100 मीटर क्षैतिज दूरी में G1 मीटर का उठान, ये प्लस G1 का मतलब हो गया। और माइनस G2 का मतलब है कि 100 मीटर क्षैतिज दूरी में G2 मीटर का फॉल है यहाँ पर, तो इसमें राइज है, उसमें फॉल होता है। अब इसके बाद इसमें देखें कि वर्टिकल कर्व में जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लिया जाता है, तो साइन कन्वेंशन क्या है, राइजिंग ग्रेड टू द राइट, यानी दाहिनी ओर को, अगर दाहिनी ओर को ढाल बढ़ता हुआ है, उठता हुआ है, तब इस ढाल को पॉजिटिव लिखा जाता है। और जब दाहिनी ओर और बाईं ओर अगर बढ़ता हुआ है, ये बाईं ओर बढ़ रहा है, इसको माइनस लिखा जाता है। तो दाहिनी ओर को बढ़ता हुआ ढाल जो है प्लस में, बाईं ओर को बढ़ता हुआ ढाल माइनस में लिखा जाता है। बस इतना ही केवल साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। अब वर्टिकल कर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, एक तो सबमिट कर्व होते हैं ये, और दूसरे होते हैं वैली कर्व और सैग कर्व्स। तो ये दो प्रकार के कर्व हैं, सबमिट कर्व और वैली कर्व। इसके बाद जो ये हमारे सबमिट कर्व और वैली कर्व हैं, ये भी कितने कितने प्रकार के होते हैं, इसको एक बार जरा चित्र के द्वारा समझ लें। तो इसमें देखें, ये चित्र, ये एक सबमिट कर्व है, ऊपर को उठा हुआ है, इधर दाहिनी ओर बढ़ता हुआ है और इधर डाउन होता हुआ आगे। तो अगर बढ़ते हुए ढाल यानी राइजिंग ग्रेड के बाद निगेटिव ग्रेड अगर आ जाए तो ये हमारा सबमिट कर्व होता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ये भी राइजिंग ग्रेड है और ये भी राइजिंग ग्रेड है, तो ये सबमिट कर्व कैसे हुआ, यानी यहाँ पर जो राइजिंग ग्रेड है, ये ग्रेड की वैल्यू ज़्यादा है, यानी तीव्र ढाल है, और यहाँ पर ढाल धीमा पड़ गया, तो इस स्थान पर जो शिखर बनेगा ये हमारा सबमिट कर्व कहलाएगा। तो इस केस में भी ये सबमिट कर्व होगा, ये ज़्यादा ढाल है, तीव्र ढाल है, और ये कम ढाल है। इसके बाद तीसरा केस देखिए, ये हमारा निगेटिव है, ये कम ढाल है, फॉल है, यानी निगेटिव ढाल जो है कम है, और ये इसमें निगेटिव ढाल बहुत तीव्र हो गया, तो इस जगह पर भी हमारा ये सबमिट कर्व बना है। इसके बाद ये हमारा एग्जाम्पल देखिए, ये निगेटिव ढाल है यहाँ पर, और इसके आगे पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा वैली कर्व कहलाएगा या सैग कर्व कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, ये निगेटिव ढाल है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रारंभिक बिंदु पर निगेटिव ढाल है, और इसके बाद अंतिम बिंदु पर जो ढाल है वो भी निगेटिव है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये हमारा ढाल तीव्र है, स्टीप स्लोप है, और ये हमारा फ्लैट लगभग कम स्लोप है। तो इस तरह से तीव्र स्लोप के बाद अगर कम निगेटिव आता है तो भी ये हमारा वैल्यू होगा, और इसमें है कि ये प्लस में है, कम है प्लस में, और इसके बाद अधिक वैल्यू, स्टीप वैल्यू आ जाए ग्रेड की, तो ये है कम वैल्यू का ढाल, कम ढाल है, और ये तीव्र ढाल है। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी ये वैली कर्व। तो वैली कर्व कई कंडीशंस में आते हैं, ये हमारे सब सबमिट कर्व हैं 3, और ये 3 जो है 1, 2 और ये 3, ये 3 हमारे वैली कर्व हैं या ये सैग कर्व हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कर्व्स हमारे हो गए। टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड को देखें, जब ये किसके बराबर होता है,
अलजेब्राइक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। जैसे ये यहां पर देख लें एक बार, ये हमारा कर्व है, इस कर्व के ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। इस पर जो ग्रेड है वो +G1 है, इस बिंदु पर जो ग्रेड है वो -G2 है। इन दोनों ग्रेड के डिफरेंस की दर जो होती है, कि अंतर की दर, यहां पर शब्द है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, किस दर से ये बदल रहा है, अलजेब्राइक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। इनके बीच में जो बीजगणितीय अंतर होता है, इनके ढाल में जो बीजगणितीय अंतर है, उसी को जो है हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कहते हैं, या चेंज ऑफ ग्रेड कहते हैं। तो यहां पर जो है +G1% -G2%, जैसे इसी केस में देखिए ये प्लस का G1% है और इसमें से माइनस का ये G2%। इन दोनों का अंतर करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये +G1 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और -G2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इससे हमारा ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे और ये वैल्यू G1 + G2 न्यूमेरिकली जुड़ जाएगी। और यहाँ पर जो है इस परसेंटेज हम एक साथ लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे परसेंटेज या एक ग्रेड, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, ये हमारा प्राप्त हो जाता है। ढाल परिवर्तन की दर के बारे में एक रिकमेंडेशन है कोड की कि परमिसिबल चेंज ऑफ ग्रेड, परमिसिबल चेंज ऑफ ग्रेड फॉर द फर्स्ट क्लास रेलवे वर्क, मतलब फर्स्ट क्लास रेलवे वर्क के लिए जो परमिसिबल चेंज ऑफ ग्रेड यानी ग्रेड परिवर्तन का जो स्वीकार्य सीमा है वो कितनी है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी आवश्यक है, याद रखें ज़्यादा बेटर होगा। मतलब समझ लें इसका कि इसकी वैल्यू है 0.06% पर 20 मीटर चेन एट सबमिट, यानी सबमिट पर रेलवे फर्स्ट क्लास रेलवे का जो ग्रेड है 20 मीटर चेन में पर 20 मीटर चेन कितना 0.06 तक परमिटेड है। और इसकी वैल्यू जो है वैली कर्व के लिए जो है 0.03% पर 20 मीटर चेन परसेंट तक ये सीमित है, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैली कर्व के लिए। और ये सबमिट कर्व के लिए इसकी वैल्यू 0.06% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी दूरी में, 20 मीटर चेन में, यानी पर 20 मीटर चेन। इसी तरीके से अगर हम 30 मीटर चेन हम लेते हैं तो 30 मीटर चेन के लिए यही वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0.1% पर 30 मीटर चेन एट सबमिट हो जाएगा और 0.05% पर 30 मीटर चेन एट वैली हो जाएगा, वैली या सैक कर्व के लिए। तो ये हमारी इस कोड के लिए रिकमेंडेड है। इसके साथ ही साथ ये भी रिकमेंड की गई कि अगर सेकंड क्लास रेलवे वर्क हो, यानी रेलवे का काम सेकंड क्लास का हो, तो ये ऊपर के जो वैल्यूज हैं ये हमारे इन सब के मान डबल कर लिए जाते हैं। जैसे 0.06 की जगह पर 0.12 हो जाएगा, 0.03 की जगह पर 0.06 हो जाएगा, यानी सबकी वैल्यू जो है दोगुनी कर दी जाएंगी। तो ये हमारे कोड की रिकमेंडेशन है। अगर इसकी वैल्यूज आती हैं तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व की लंबाई के लिए एक सिंपल फार्मूला दिया हुआ है कि टोटल चेंज ऑफ ग्रेड डिवाइडेड बाय परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, यानी जो स्वीकार्य सीमा है ग्रेड की वो उससे भाग लगा दिए किसमें, टोटल चेंज ऑफ ग्रेड में जो कुल परिवर्तन हुआ है। तो यहां देखिए एक सिंपल फार्मूला बनता है कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व L बराबर G1 - G2 बटे R, चेन, ये चेन में आएगा, यानी इस फार्मूले से R से भाग लगाएंगे तो इतनी चेन के बराबर इसकी लंबाई आएगी। और जब हम इसी लंबाई को मीटर में लिखना चाहेंगे तो इसमें इंटू 30 मीटर, अगर चेन 30 मीटर की प्रयोग की गई है तो 30 का गुणा कर देंगे, चेन 20 मीटर की यूज की गई है तो 20 का गुणा कर देंगे। तो जो भी चेन यूज की गई हो, यहाँ तो है नंबर ऑफ चेन में ये संख्या आएगी हमारी वैल्यू और ये आएगी मीटर में। तो G1 - G2 बटे R। अब इसमें R क्या, वही परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड है, यानी ग्रेड का जो परमिसिबल वैल्यू अभी जो वहाँ दिखाई थी ऊपर रेलवे के लिए क्या क्या वैल्यूज हैं,
ये वही आर की वैल्यूज है। तो यहाँ पर आर इज द परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड पर चेन होता है। तो एक है, हम ये मान लें कि अगर G1 की वैल्यू +1.4 है और G2 की वैल्यू -0.8 है, तो इसका G1 माइनस G2 कितना हो जाएगा, 1.4 माइनस 0.8 बटे, और R की वैल्यू अगर 0.1 है पर मीटर चेन, तो ये हमारी 0.1 से जब भाग लगाएंगे तो ये संख्या आएगी सॉल्व होकर के 22। तो ये 22 चेन के बराबर हो गई, यानी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व की टोटल लंबाई कितनी हुई, 22 चेन। अब इसको मीटर में अगर हम लिखना चाहेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुणे 30, ये 660 मीटर हो गया। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमारी कैलकुलेशन से एल की वैल्यू कुछ भी आए, हमें इसको बढ़ा करके इवन संख्या में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। एल शुड बी इवन, ये इवन संख्या सम संख्या में होनी चाहिए, जिससे कि देखिए कर्व के दोनों तरफ, जैसे ये कर्व है, ये हमारा शिखर है, शिखर के दोनों तरफ वक्र की लंबाई समान है, तो आधी आधी लंबाई दोनों तरफ बांटी जा सके, इसीलिए सम संख्या में इसकी टोटल लंबाई को लिया जाता है। अगर थोड़ी कम होती है तो उसको बढ़ा करके राउंड कर देते हैं, फिर आधा कर्व इधर लगा देते हैं, आधा कर्व इधर लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया, एल शुड बी इवन सो दैट इक्वल लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ द कर्व में बी गिवन। तो ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व के संबंध में हो गया। इसके बाद है एजम्पशंस ऑफ द वर्टिकल कर्व। कुछ हमारे एजम्पशंस वर्टिकल कर्व में मान्य होते हैं, जैसे यहां पर एक T1 T2 ये हमारा वर्टिकल कर्व है, और T1 से T2 ये इसकी कॉर्ड हो गई। T1 पर ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये T2 पर ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं I पर काट रही हैं एक दूसरे को। अगर हम ये जो हमारा पैराबोला है, पैराबोला की एक्सिस जो अक्ष होती है वो ऐसे जाएगी, अक्ष के समानांतर I से रेखा खींचें तो ये हमारे T1 T2 को मिडिल पॉइंट पर काटती है। तो ये हमारा D जो पॉइंट हो गया T1 और T2 का मिडिल पॉइंट हुआ, इसीलिए हम इसका पहला एजम्पशन ये मानते हैं कि T1D बराबर T2D, यानी ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होती हैं। T1D बराबर T2D, अर्थात D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ T1 एंड T2। ये हमारा पहला एजम्पशन हुआ। और दूसरा एजम्पशन है कि जो वक्र होता है I से लेकर के D तक की जो दूरी है, इसको ये वक्र मध्य बिंदु से होकर के काटता है, यानी इसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये C पॉइंट हमारा ID दूरी का मिडिल पॉइंट हुआ, अर्थात I से C तक की और C से D तक की ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। तो सेकंड हमारा एजम्पशन हो गया IC इज इक्वल टू CD, IC इज इक्वल टू CD, ये दोनों दूरियां भी आपस में बराबर होती हैं। अब इसके बाद तीसरे एजम्पशन में T1C T2 यानी वक्र की लंबाई बराबर T1D T2, T1D T2, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बराबर चित्र में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन होता क्या है कि इन प्रैक्टिकल केस इस कर्व में इतना कम अंतर होता है। एक हम अगर कुछ एक्चुअल फिगर के नज़दीक अगर हम फिगर यहाँ ड्रा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये मान लीजिए कर्व है और ये हमारे टेंजेंट हो गए। तो जरा देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, ये कर्व हो गया, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी लगभग बराबर ही तो दिख रही है। तो चूंकि वास्तव में ये लंबाई हमारी काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये लंबाइयां वास्तव में लगभग बराबर होती हैं। यहाँ फिगर में थोड़ा छोटा इसकी हाइट ज्यादा दर्शाई हुई है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये दूरी इस दूरी के बराबर नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा होगी। हाँ, वास्तव में जो फील्ड पर हम जब एक्चुअल लंबाई देखेंगे उसकी तुलना में हाइट बहुत कम होती है, इसीलिए ये दूरी यानी ये वक्र की लंबाई और ये जीवा की लंबाई आपस में बराबर होती हैं। तो ये दोनों ये बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर हैं, डी इसका मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए T1D बराबर
T1C, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये भी बराबर हो गई। जब पूरी लंबाई बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर हो गए। तो T1D बराबर T1C बराबर T1I, यानी T1I भी इसके ही लगभग बराबर होता है। तो T1 से I की दूरी, T1 से C की दूरी, T1 से D की दूरी, ये सब आपस में बराबर होती हैं, ऐसा इसमें मान लिया गया है। ये एजम्पशंस मान करके ही फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं। तो ये एजम्पशंस है तीसरा। चौथा एजम्पशंस है इसके बाद ऑफसेट। इसके ऑफसेट से मतलब समझिए कि T1 बिंदु पर स्पर्श रेखा ये खींची गई है। इसकी स्पर्श रेखा से कर्व के ऊपर जो ऑफसेट डाले जाते हैं वो इस तरह से डाले जाते हैं। हम इस स्पर्श रेखा पर भिन्न भिन्न दूरियों पर बिंदु ले लेते हैं। मान लो एक बिंदु हमने ये लिया, दूसरा बिंदु ये लिया, तीसरा बिंदु ये लिया। इसी तरह से इसको कई बिंदुओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर इन बिंदुओं से ही जो है इसकी अक्ष के समानांतर रेखा खींच देते हैं। तो ये सीधे खींच दी, ये सीधे खींच दी, ये सीधे खींच दी। यही हमारे ऑफसेट होते हैं। ए, इसको ए डैश से हम लिख सकते हैं, बी डैश से लिख सकते हैं, सी डैश से लिख सकते हैं, जिसमें ए बी सी ये हमारे स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु हैं और ए डैश बी डैश सी डैश ये वक्र पर स्थित बिंदु हैं। तो ये हमारा ऑफसेट हो गया। और इस ऑफसेट में आप देखिए कि ये जो हमारा पहला ऑफसेट है, इस ऑफसेट की T1 से क्षैतिज दूरी कितनी है, वो x1 है। दूसरे ऑफसेट की T1 से क्षैतिज दूरी कितनी है, x2 है। इसी तरह से तीसरे की x3 होगी। तो ये हमारी इनकी क्षैतिज दूरियां हैं T1 से, और ये हमारी जो इनकी जो डिस्टेंस है ए डैश और बी डैश और सी, ये क्रमशः y1, y2 और y3 इनको हम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये जो ऑफसेट होता है इसके बीच में जो रिलेशन है, इनके रिलेशन, तो ऑफसेट y बराबर जो होता है x स्क्वायर के समानुपाती होता है। हाँ, तो चौथे पॉइंट में ये जो ऑफसेट है y1, y2, y3, तो इन ऑफसेट y और क्षैतिज दूरी x के बीच में जो जनरल रिलेशन है वो इस सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है कि ऑफसेट की वैल्यू x क्षैतिज दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये रिलेशन इसके बीच में है। यानी ये दूरी y और ये दूरी x, इसके बीच में रिलेशन है y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। बस इसी रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि y1 बटे y2 बराबर x1 स्क्वायर बटे x2 स्क्वायर। तो ये इन दोनों के बीच में ये रिलेशन अनुपात हम मैं लिखना चाहे तो कांस्टेंट कट जाता है। तो ये y1 बटे y2 बराबर x1 स्क्वायर बटे x2 स्क्वायर। इसी संबंध का हम प्रयोग करके इस कर्व की सेटिंग वगैरह करते हैं, इस कर्व को स्थापित करते हैं। तो ये हमारे एजम्पशंस हो गए। तो आज के टॉपिक में ये मैं बता चुका हूँ पीछे। तो आज के टॉपिक हमारा यहीं पूरा हुआ। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में जो है आप लोगों को अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।